प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 का करेंगे उद्घाटन। न्याय वितरण में सीमा पार चुनौतियों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के संबलपुर में 68,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। प्राकृतिक गैस, कोयला और विद्युत उत्पादन से जुड़ी परियोजनाओं की देंगे सौगात। विशाखापत्तनम में आज भारतीय नौसेना में शामिल होगा सर्वेक्षण पोत। संधायक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में शामिल होगा पोत। उत्तराखंड में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट को आज रखा जाएगा। मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद 6 फरवरी को विधानसभा में किया जाएगा पेश। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में जॉर्डन में हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने इराक और सीरिया में ईरान से जुड़े 85 ठिकानों को बनाया निशाना। हमले में कम से कम 6 मिलिशिया की मौत। खेल की खबरों में विशाखापत्तनम टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड के खिलाफ भारत आज 6 विकेट पर 336 रन के स्कोर से आगे खेलना करेगा शुरू। यशस्वी जायसवाल 179 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का विषय है न्याय वितरण में सीमा पार चुनौतियां। इस सम्मेलन में कानून और न्याय से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे कि न्यायिक परिवर्तन और कानूनी कार्य प्रणाली के नैतिक आयाम, कार्यकारी जवाबदेही और अन्य बातों के अलावा आधुनिक कानूनी शिक्षा पर पुनः ध्यान देने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। इस सम्मेलन में कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडलों के साथ साथ एशिया प्रशांत, अफ्रीका और कैरेबियन में फैले राष्ट्रमंडल देशों के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर शामिल होंगे। यह सम्मेलन राष्ट्रमंडल देशों की कानूनी बेरादरी के विभिन्न हितधारकों में बातचीत के लिए एक विशिष्ट मंच के रूप में कार्य करता है। इस सम्मेलन में कानूनी शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय न्याय वितरण में चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक व्यापक रोड मैप विकसित करने के उद्देश्य से अटॉर्नियों और सॉलिसिटर जनरलों के लिए एक विशेष गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओडिशा दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के संबलपुर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान 68,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास रखेंगे। प्रधानमंत्री ओडिशा के संबलपुर में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कई परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जगदीशपुर, हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन परियोजना के धामरा अंगुल पाइपलाइन खंड का उद्घाटन करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा के अंतर्गत 2,450 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित यह परियोजना ओडिशा को राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ेगी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री लगभग 28,980 करोड़ रुपए लागत की कई विद्युत परियोजनाओं का लोकार्पण और आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 550 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार आईबी वैली वाशरी का भी उद्घाटन करेंगे। यह गुणवत्ता, नवाचार और स्थिरता का प्रदर्शन करते हुए कोयला प्रसंस्करण में महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री लगभग 2,146 करोड़ रुपए की लागत की रेलवे परियोजनाओं का लोकार्पण और आधारशिला भी रखेंगे। पीएमआईआईएम संबलपुर के स्थायी परिसर का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वे झारसुगुड़ा प्रधान डाकघर विरासत भवन भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। विकसित भारत का संकल्प नारी, युवा, किसान और गरीब के 4 अमृत स्तंभों पर टिका हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इन 4 जातियों का उत्थान ही देश को विकसित बनाएगा। अंतरिम बजट में इन 4 जातियों के विकास पर मुख्य जोर रहा। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट।
सरकार लगातार सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास के दृष्टिकोण से काम कर रही है। इसके परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। ये सरकार की सशक्त नीतियों और कड़े फैसलों का नतीजा है कि देश विकास के पथ पर तेजी से दौड़ रहा है। सरकार का मानना है कि विकसित भारत का संकल्प नारी, युवा, किसान और गरीब के 4 अमृत स्तंभों पर टिका है। लिहाजा ये देश की वो सबसे बड़ी 4 जातियां हैं जिनका उत्थान ही भारत को विकसित बनाएगा। सरकार इन्हीं स्तंभों को ध्यान में रखकर आगे की कई नीतियों पर काम कर रही है। देश के विकास में इन शक्तियों का कितना महत्व है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण से लेकर अंतरिम बजट तक में इसे खास जगह मिली। इन 4 स्तंभों युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि देश के हर हिस्से और समाज में इन सभी की स्थिति और सपने एक जैसे ही हैं। सरकार इन्हें सशक्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मेरी सरकार मानती है कि विकसित भारत की भव्य इमारत 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ी होगी। ये स्तंभ है युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब। देश के हर हिस्से, हर समाज में इन सभी की स्थिति और सपने एक जैसे ही हैं। इसीलिए इन 4 स्तंभों को सशक्त करने के लिए मेरी सरकार निरंतर काम कर रही है। मेरी सरकार ने टैक्स का बहुत बड़ा हिस्सा इन स्तंभों को मजबूत बनाने पर खर्च किया है। अंतरिम बजट के बाद प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला, किसान सभी को सशक्त करेगा। पीएम मोदी ने बजट को युवा भारत, युवा आकांक्षाओं की प्रतिबिंब बताया। साथ ही ये भी कहा कि किसानों, महिलाओं, गरीबों को और सशक्त बनाने के लिए बजट में कई बड़े कदम उठाए गए हैं। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब अंतरिम बजट पेश किया तो इन्हीं 4 जातियों युवा, गरीब, महिला और किसान पर फोकस रखा। वित्त मंत्री ने बताया कि कैसे सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए गरीबों तक बिना किसी सेंध के पूरी रकम पहुंचाई। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने पीएम स्वनिधि योजना और विश्वकर्मा समेत दूसरी योजनाओं से गरीबों को कैसे लाभ हुआ, इसे विस्तार से बताया। वित्त मंत्री ने युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए उठाए जा रहे कदमों के भी बारे में बताया। Our government is working with an approach to development that is all round, all pervasive and all inclusive. सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी. It covers all castes and people at all levels. We are working to make India a Viksit Bharat by 2047. सरकार इन स्तंभों को मजबूत बनाने के लिए कई बड़े कदम उठा रही है। 4 करोड़ 10 लाख गरीब परिवारों को अपना पक्का घर मिला। लगभग 11 करोड़ ग्रामीण परिवार तक पहली बार पाइप से पानी पहुंचा। इस पर 4 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 10 करोड़ उज्ज्वला के गैस कनेक्शन दिए गए। इन लाभार्थी बहनों को बहुत सस्ती गैस दी जा रही है। इस पर भी सरकार द्वारा 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। कोरोना काल से ही 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इसे आने वाले 5 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया गया है। अब इस पर 11 लाख करोड़ रुपए और खर्च होने का अनुमान है। कोई लाभार्थी वंचित न रह जाए, इसके लिए 15 नवंबर से विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।
अब खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज देहरादून में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की जाएगी। आज शाम होने वाली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट को रखा जाएगा। कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद इसे 6 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। 3 दिवसीय सत्र में विस्तृत चर्चा के बाद इस पर मोहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। कल यूसीसी विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष जस्टिस सेनी रंजना प्रकाश देसाई और उनकी टीम ने ड्राफ्ट रिपोर्ट सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपी थी। और देहरादून से हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं अवधेश नौटियाल। अवधेश, सुप्रभात। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि यूसीसी ड्राफ्ट का इंतजार लंबे समय से हो रहा था और अब जब ये ड्राफ्ट तैयार है और कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है, आपसे जानना चाहेंगे कि इस रिपोर्ट में क्या क्या प्रावधान है जो आने वाले समय के लिए हितधारक साबित होंगे। जी भावना, बिल्कुल जो ड्राफ्ट की रिपोर्ट सौंप दी गई है और उसके बाद जो है आज शाम को राज्य मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में इस ड्राफ्ट को रखा जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इसको विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा, जहां विस्तृत चर्चा के बाद इसके जो ड्राफ्ट है वो पास हो जाएगा, उसको राजभवन भेजा जाएगा और साथ ही राष्ट्रपति भवन भी इसको भेजे जाने की चर्चाएं हैं। अगर ड्राफ्ट की बात करें तो जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके मुताबिक सबसे जो बड़ी बात ड्राफ्ट की है वो लड़कियों को लेकर है। लड़कियों की उम्र अब तक 18 साल है शादी की, लेकिन इसको जो है बढ़ाकर 21 साल किया गया है। 21 साल करने से जो ग्रेजुएशन लड़कियों का कंप्लीट नहीं हो पाता था या बहुत सारी लड़कियों की इंटर के बाद ही शादी हो जाती, तो कहीं ना कहीं ड्राफ्ट में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि उन्हें ग्रेजुएशन करने का पूरा मौका मिलेगा। इसके साथ ही जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो महत्वपूर्ण बात यह है कि कई बार पति की मृत्यु होने के बाद जो फंड था और तमाम जो पति की मृत्यु से जो पैसा अगर कोई सरकारी जॉब है जो मिलता था तो वो पत्नी को मिलता था, तो कहीं ना कहीं वो माता पिता तक जो माता पिता को जो मदद है जो पति की बेटे की मृत्यु के बाद वो नहीं मिलती थी, तो कहीं ना कहीं अब उसको भी बराबर बांटा जाएगा और उनकी भी देखरेख जो है पत्नी को करनी होगी। इसके साथ ही जो अभी तक जो कुछ धर्मों में जो है बहु शादियों का प्रचलन है कि आप एक से अधिक शादियां कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ड्राफ्ट में उस बात का भी उल्लेख किया गया है। इस पर भी रोक लगाने की बात ड्राफ्ट में कही गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो बच्चों के गोद लेने की प्रक्रिया है वो अभी तक जटिल है। कहीं ना कहीं जो अनाथ बच्चे हैं उनको गोद लेने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो वो जो प्रक्रिया है वो जो प्रोसेस है उसको भी ड्राफ्ट के माध्यम से थोड़ा जो जटिल थी उसका सरलीकरण किया गया ताकि जो बच्चे हैं उनको गोद आसानी से लिया जा सके। इसके साथ ही जो महिलाओं के अधिकार की बात की जा रही है, जो माता पिता की संपत्ति है अभी तक जो है उसको महिलाओं के अधिकार की बात बहुत कम लोग इस और जो कानूनी अमली जामा में इस तरह की बातें नहीं थी, लेकिन अब समान नागरिक संहिता जो कानून में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो माता पिता की संपत्ति है उसमें बेटों के साथ जो है महिलाओं का अधिकार भी होगा। इसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप को भी एक जो है कानूनी जो कानूनी अमली जामा है उसको पहनाने की बात इस कानून में कही गई है, ताकि जो तमाम तरह के जो लिव इन रिलेशनशिप जो खत्म होता था तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते थे वो ना लगे। इसके साथ ही जो तो अपने आप में ये ड्राफ्ट अपने आप में महत्वपूर्ण है और आज देखना होगा जब कैबिनेट के सामने ये ड्राफ्ट रखा जाएगा और बाद में विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा तो इस ड्राफ्ट पर दोनों पक्ष किस तरीके की अपने फैसला सुनाते हैं या फिर अपनी राय रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए। चलिए अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। भोला कौन है? मैं पर हुआ क्या? बिजली का बिल नहीं भरा और पूछता है हुआ क्या? जल्दी से ऐप डाउनलोड कर। बिल तो भर दिया था, फिर डर क्यों रहे हो? हाँ, नकली चाकू नकली बिल। यूपीआई कहता है कोई भी अनजान ऐप डाउनलोड ना करें, अपने पैसे का ख्याल खुद रखें। चलिए, आपको पनवेल नहीं जाना है। पनवेल? हाँ, निकलिए। सी भोला। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाओ। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे। सर आप बहुत लकी है कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। अब आप घर जा सकते हैं। मेरा बेटा? तो फिर आप
पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज। 55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। हमारा संकल्प, विकसित भारत। NPS is a mode of creating post-retirement corpus having 2 basic characters with its hand: disciplined saving and vigilant investment. अगर ये दोनों उसके क्राइटेरियाज मीट आउट होते हैं तो रिटायरमेंट कॉर्पस को पैदा करने के लिए इससे बढ़िया तरीका जो सिंपलेस्ट मोड में है वो और कोई अवेलेबल नहीं है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। दादू, आग का तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के दौरे पर हैं, जहां ओडिशा के संबलपुर में वे 68,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास रखेंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं संबलपुर से। ज़्यादा जानकारी के लिए धीरज कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। धीरज, सुप्रभात। जिस तरीके से प्रधानमंत्री आज ओडिशा पहुँच रहे हैं और ऊर्जा क्षेत्र पर मोदी सरकार का लगातार जो उनका दृष्टिकोण है वो मजबूत बनाने का रहा है, और जिस तरीके से आज विद्युत परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण किया जाएगा, कितनी महत्वपूर्ण है ये योजनाएं लोकहित और जन कल्याणकारी के रूप में? बिल्कुल आपने सही कहा। आज संबलपुर के लिए बहुत ही प्यारा दिन है, अच्छा दिन है। प्रधानमंत्री जबकि आज यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ के लिए वो लगभग 68,000 करोड़ रुपये की 18 परियोजनाओं की सौगात लेकर आएंगे। और सबसे अहम, अगर सबसे महत्वपूर्ण की अगर हम बात करें तो IIM संबलपुर का जो कैंपस है, इस कैंपस का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। अभी हम इस कैंपस में मौजूद हैं और हमारे साथ IIM संबलपुर के डायरेक्टर महादेव जायसवाल भी मौजूद हैं और उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री जबकि आएंगे तो इस कैंपस के उद्घाटन के अलावा उनका क्या क्या कार्यक्रम होगा। सर जी, जो PM आएंगे तो पहले तो आपको ये कैंपस मिलेगा, इसके अलावा क्या है? देखिए, आज भारतीय प्रबंधन संस्थान संबलपुर, IIM संबलपुर का एक ऐतिहासिक दिन है। 2 जनवरी 2021 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस कैंपस का शिलान्यास किया गया और आज उन्हीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जा रहा है। ये बड़े गर्व का विषय है और दिखाता है कि भारत कहाँ जा रहा है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि जिसका हम शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं, और उन्होंने करके दिखा दिया। और 2 साल में IIM संबलपुर बन के तैयार हुआ। 200 एकड़ के प्रांगण में ये संस्थान अभी वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट संस्थान बनने की इच्छा रखता है। और आपने देखा होगा हमारे संस्थान में असली भारतीय प्रबंधन संस्थान है। हर बिल्डिंग का नाम भारतीय संस्कृति के अनुसार है। इसका बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं ये संबलपुर का इक्कट डिजाइन पे बना हुआ है। ये ओरिजिनल डिजाइन है और ये यहाँ के इमोशन को टच करता है, यहाँ की संस्कृति को टच करता है। और यहाँ की शिक्षा पद्धति भारतीय नई शिक्षा नीति के अनुसार जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया भारत को कि नई शिक्षा नीति 2020, उसके अनुसार हम लोग इसको पूरा इसका ध्यान कराते हैं। और आज प्रधानमंत्री जी आएंगे और सब लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार है कि भारत ही नहीं दुनिया के सबसे टॉप लीडर हमारे कैंपस में आ रहे हैं। ये बड़ी गर्व की बात है पूरे उड़ीसा वासियों के लिए, संबलपुर वासियों के लिए और पूरा IIM के लिए और कंप्लीट IIM संबलपुर के लिए। और सबसे पहले प्रधानमंत्री जी हमारे कैंपस का शिलान्यास, उसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे करीब 5,000 जो इंटेलेक्चुअल क्राउड है, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, स्टूडेंट्स,
उनको संबोधित करेंगे और उनके साथ माननीय हमारे मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय राज्यपाल, माननीय रेलवे मंत्री एक सवाल आपसे जानने की कोशिश करेंगे। ये जो प्रबंधन संस्थान है, ये प्रबंधन संस्थान यहाँ के बच्चों को किस तरीके की शिक्षा देगा, कहाँ कहाँ से ये बच्चे आ रहे हैं, कितनी इसकी कैपेसिटी है, थोड़ा एजुकेशन के ख्याल से आप बताइए। तो देखिए ये एक ऐसा संस्थान है IIM जिसमें सबसे ज़्यादा जेंडर डाइवर्सिटी है। यहाँ पे 60% गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, जबकि 5 साल पहले जब हम लोग शुरू किए तो गर्ल्स का परसेंटेज IIMs में 11% होता है। हम लोगों ने उसको एक नई पॉलिसी के अनुसार उसका इक्वल पार्टिसिपेशन लाया और आज सारे IIMs में और सारे 20 स्कूल्स में ये परसेंटेज बढ़ा है और हम लोग सबसे आगे हैं। 60% गर्ल्स हमारे IIMs के स्टूडेंट्स हैं और ये गर्ल्स एंड बॉयज़ पूरे इंडिया के सारे डिस्ट्रिक्ट एंड सारे स्टेट से आते हैं। ये डाइवर्सिटी इंडिया का दिखाता है। और शिक्षा नीति हमारे यहाँ एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है। हमारा क्लासरूम जो है इंडिया का बेस्ट क्लासरूम है, आप जाके देख सकते हैं। इसमें फिजिकल बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है, ब्लेंडेड बोर्ड है। आप बोर्ड में जो लिखते हैं तो वो स्टूडेंट को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके मोबाइल में ऑटोमेटिकली PDF फाइल बन के वो आ जाता है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे बाहर भी हो, कहीं भी हो, अगर रजिस्टर्ड है तो ये टेक्नोलॉजी हमने यूज़ किया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी में हमारा क्लासरूम बेस्ट है इंडिया का। और इन टर्म्स ऑफ मेथोडोलॉजी हम फ्लिप क्लासरूम यूज़ करते हैं। हम लोग एक्सपीरियंशियल प्रोजेक्ट अनसॉल्व प्रॉब्लम्स को क्लास में लेके आते हैं और इसके अलावा हम लोग मास्टर वीवर्स, आर्टिजन्स, फार्मर्स उनका भी व्यवसाय को यहाँ पे विकसित कर रहे हैं डिजिटल मार्केट के द्वारा। तो हमने अभी कुछ दिन पहले CDB के सपोर्ट से और ONDC के प्लेटफॉर्म में डिजिटल मार्केट में हमने यहाँ के जो व्यूअर्स हैं, मास्टर व्यूअर जो संबलपुरी फेमस है दुनिया में, कई विकास परियोजनाएं जो है आज उड़ीसा को मिलने वाली हैं, जिसमें जी धीरज, आज उड़ीसा को कई विकास परियोजनाएं मिलने वाली हैं। 68,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं में जो IIM संबलपुर का स्थायी परिसर है उसका भी उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। आपका धीरज और प्रोफेसर जायसवाल दोनों का धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप कहीं मत जाइएगा। रिटायरमेंट पे कोई सोचता ही नहीं है, सोचता कभी 50 की उम्र में आकर। और एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं, पैसा कमाती हैं, घर पे दे देती हैं और एक एक रुपए को मांगती हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है कि भाई चाहे वो आदमी है, चाहे वो औरत है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, चाहे वो अदर जेंडर है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प विकसित भारत। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है, क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेंगे रिटर्न्स। RBI पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब खबर झारखंड से। झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन 5 फरवरी को विश्वास मत हासिल करेंगे। इसके लिए राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने 5 फरवरी से झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। कल ही झारखंड में चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कांग्रेस कोटे से आलमगीर आलम और राजद कोटे से सत्यानंद भोक्ता ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। इस बीच सत्ता पक्ष के विधायकों को एकजुट
एकजुट रखने के लिए कल 3 दर्जन से अधिक विधायकों को हैदराबाद ले जाया गया है। ये सभी विधायक फ्लोर टेस्ट के दिन ही सीधे हैदराबाद से रांची विधानसभा पहुंचेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए रांची से संवाददाता दिवाकर कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, सुप्रभात। अगर कहें तो झारखंड का सियासी पारा अभी भी गर्म है। 43 विधायक जो हैं उनका जो फ्लोर टेस्ट है वो होना है 5 फरवरी को, और हैदराबाद वो पहुंचे हुए हैं। किस तरीके की आगे की अपडेट है, और जब वो हैदराबाद हैं तो रणनीति किस तरीके से अब आगे बढ़ रही है? देखिए, निश्चित तौर पर झारखंड का पारा इसी लिहाज से भी पहुंचा हुआ है कि कल ही नए मुख्यमंत्री ने ओथ लिया है, और उसके बाद कल ही जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा है वो भी कल झारखंड पहुंची है। तो नए मुख्यमंत्री चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, तो एक तरीके से इंडी गठबंधन को यहाँ पर जो कह सकते हैं एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई, और मुख्यमंत्री ने ओथ लेने के तुरंत बाद कैबिनेट की बैठक की और उसके बाद वो पाकुड़ न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए चले गए। और इस बीच जो तमाम विधायक थे, कांग्रेस कोटे के जो विधायक थे, वो हालांकि हैदराबाद जाना नहीं चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि राहुल गांधी के साथ वो रहे और न्याय यात्रा में शामिल हो। लेकिन राहुल गांधी ने फिर विधायकों से बात की, और ये कवायद हो रही कि किस तरीके से विधायकों को एकजुट रखा जाए। तो अभी हम नहीं कह सकते कि झारखंड में जो राजनीतिक पारा है वो फिलहाल ठंडा हो गया है, क्योंकि जब तक फ्लोर टेस्ट, हालांकि गवर्नर की ओर से 10 दिनों का वक्त इन्हें दिया गया था, लेकिन कल कैबिनेट की पहली बैठक में, हालांकि हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जो विधानसभा का बजट सत्र था वो 9 फरवरी को उन्होंने आहूत कर रखा था ऑलरेडी, लेकिन कैबिनेट की बैठक में आनंद फानंद में उसको विलोपित किया जाता है और उसके बाद 5 और 6 तारीख को विशेष सत्र बुलाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बेचैनी है, और जो राजनीतिक पारा है वो अभी गर्म है, और लगातार इन्हें लग रहा है कि जल्द से जल्द वो अपना फ्लोर टेस्ट करें और अपना विश्वास मत हासिल करें, क्योंकि इनके मन में ये दुविधा की स्थिति लगातार बनी हुई है कि उनका जो महागठबंधन है वो किसी न किसी तरीके से अभी उतना इंटैक्ट नहीं है। तो उस पर नजर हमें रखनी होगी। हालांकि अभी जो हम कह सकते हैं वो 36 विधायक ही वहां पर गए हैं, कई जो है जैसे ठीक दिवाकर, तो 5 फरवरी का दिन अहम रहने वाला है, जब चंपई सोरेन की सरकार को विश्वास मत हासिल करना होगा, और स्वीकृति दी जा चुकी है विशेष सत्र बुलाने की। बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो चलिए, इस विशेष बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बुलेटिन खत्म करने से पहले आइए आपको दिखाते हैं मौसम का मिजाज। समाचार के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल